हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर के बारे में, जिसका पहला पार्ट आपने यूट्यूब पे देख लिया होगा। वो अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन में। तो आप जाइएगा, उस पर कमेंट्स करिए, उसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिए। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के पूरे अंदर के पूरे भागों के बारे में कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो अंदर से होता कैसा है, आखिर उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या उसके अंदर भरा होता है जिससे हमें वहां पर सप्लाई मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के टैंक के बारे में। देखिए आप साथ साथ में चित्र भी देखते हो जाइएगा। ये दिख रहा है आपको टैंक, ये होता है पूरा एक क्या टैंक होता है। इसमें ये बना होता है हमारा ढलवा लोहे का। किसका बना होता है? एक ढलवा लोहे का बना होता है पूरा ये टैंक, जिसके अंदर की जो वाइंडिंग्स होती है, जो तेल होता है और बाकी सारी चीजें इसके अंदर रखी होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको चित्र भी दिख रहा है, साथ में आप जो चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया जाए उसको भी आपको साथ साथ में देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टैंक की। ये टैंक कुछ इस प्रकार का होता है, खाली ऐसा टैंक मान लीजिए आप। खाली टैंक जो होता है वो एक कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहे को अच्छे पीट पीट के बहुत ही मजबूत बॉडी उसकी बनाई जाती है। ठीक है, इस टैंक के अंदर जो होता है, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर कोरों की। ठीक है, ये जो कोर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये होती है कोर। ठीक है, ये होती है कौन सी? ये नर्म लोहे की कोर होती है। किसकी होती है? नर्म लोहे की कोर, नर्म लोहा। ठीक है, नर्म लोहे की ये कोर होती है। ये देखिए चित्र में आप देखिए दिख रही है आपको कोर, इस प्रकार की कोर होती है। देखिए नर्म लोहा होता है ये लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सिलिकॉन स्टील भी मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? देखिए अगर मैं यहाँ पर पूरा एक ठोस कोर अगर उपयोग करूंगा लोहे का, तो क्या होगा कि इसमें एडी धारा और हिस्टैरिसीस लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं पूरी एक ठोस कोर को प्रयोग ना करके मैं पतली पतली इस प्रकार की पत्तियों को, सिलिकॉन स्टील की या नर्म लोहे की ऐसी पतली पतली जो पत्तियां होती है उनको आपस में चिपका करके एक मोटी एक कोर तैयार कर लेता हूं। ठीक है, इस प्रकार से मोटी दिखती है ना, वो पूरा एक कोर नहीं होता है, वो कई प्रकार की कोरों को, कई प्रकार की पत्तियों को, बहुत सारी पत्तियों को चिपका करके एक दूसरे के दूसरी दोनों तरफ वार्निश आलेपित कर दिया था। क्योंकि क्या होगा, अगर इन कोर के बीच में, दो कोरों के बीच में अगर थोड़ा सा भी गैप होगा तो वहां पर एडी करंट लॉस होगा, यानी कि एक्स्ट्रा, उसको बोलते हैं भंवर धारा होता है, जो कि बहुत ज्यादा नुकसान करता है। क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा करंट होता है, वो किसी काम में नहीं आता, बल्कि ओरिजिनल करंट का भी वो विरोध करता है। इसीलिए इन पत्तियों के बीच में क्या किया जाता है, वार्निश को आलेपित कर दिया जाता है, यानी कि दोनों तरफ वार्निश की जाती है। और इन्हीं कोरों के ऊपर क्या होती है, इस प्रकार से फिर इसके बाद में वाइंडिंग कर दी जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वाइंडिंग हो गई। यहाँ पर दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक अंदर होती है, एक बाहर की ओर होती है। अंदर होती है देखिए प्राइमरी वाइंडिंग, उसके उसी के ऊपर क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग। इन दोनों वाइंडिंगों के बीच में एक पेपर लगा दिया जाता है, इन दोनों को एक दूसरे से इंसुलेटेड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई एयर गैप नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में, वाइंडिंग्स के बीच में और कोरों के बीच में। अगर कोरों के बीच में या वाइंडिंग्स के बीच में थोड़ा सा भी एयर गैप होगा तो वहां पर एडी करंट वहां पर उत्पन्न हो जाएगा, जो कि मुख्य करंट का विरोध करेगा। ठीक है, और हमारे जो ट्रांसफार्मर की दक्षता को वो प्रभावित करेगा। अब देखिए यहाँ पर कोर हो गई, इस कोर पे मैं ये वाइंडिंग कर दिया। ठीक है, थ्री फेज की वाइंडिंग। अब इस कोर को उठा के मैं इस टैंक में यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ, इस टैंक में मैंने रख दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, इस टैंक के अंदर ये वाइंडिंग रखा गई। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर कि जैसे मान के चले मैं ऐसी सप्लाई अगर मैं दे दूं तो क्या होगा, यहाँ पर पूरा गैप दिख रहा है, तो इसमें भंवर धारा उत्पन्न होगी। इस प्रकार से हम सप्लाई नहीं ले पाएंगे। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर तेल भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाता है? ट्रांसफार्मर का ऑयल भर दिया जाता है। जो क्या होता है, देखिए ट्रांसफार्मर के ऑयल अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक देखिए फर्स्ट वाला जो होता है उसको बोलते हैं हम नेपथेनिक ऑयल। कौन सा? नेपथेनिक ऑयल। ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये कम रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर में उपयोग होता है। दूसरा होता है हमारा पैराफिनिक ऑयल। ठीक है, पैराफिनिक ऑयल जो होता है वो इस प्रकार के पावर ट्रांसफार्मर में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये अधिकतर मिनरल जो ऑयल होता है, मिनरल ऑयल प्रयोग किया जाता है, नेपथेनिक ऑयल प्रयोग किया जाता है, पैराफिनिक ऑयल पावर ट्रांसफार्मर में उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है उसकी जो क्वालिटी क्या होना चाहिए कि उसकी जो विस्कोसिटी होती है, देखिए विस्कोसिटी का मतलब होता है श्यानता। ठीक है, उसकी श्यानता बहुत कम होना चाहिए। श्यानता मतलब उसका गाढ़ापन, यानी कि अगर मेरे एक हाथ के एक कटोरी में अगर शहद रखा है, एक कटोरी में पानी रखा है, तो इन दोनों में श्यानता सबसे कम किसकी होगी?
किसकी होगी, पानी की। जो सबसे अधिक जल्दी में दोनों को अगर मैं फैला देता हूं तो सबसे ज्यादा कौन फैलेगा, पानी फैलेगा। तो पानी वाला ही गुण इस प्रकार के ऑयल में होना चाहिए, जिससे कि अगर वो गर्म हो या गर्म होता है तो बहुत जल्दी फैलने लगे। ठीक है, तो वहां पर उसकी विस्कोसिटी निम्न होना चाहिए, किसकी, ट्रांसफार्मर के तेल की, जिससे वो आसानी से जब गर्म होता है तो फैल सके। ठीक है, तो देखिए ये हो गई कोर, कोर के ऊपर वाइंडिंग कर दी, वाइंडिंग को मैंने टैंक के अंदर रख दिया। अब इस टैंक के अंदर मैं क्या, ये ट्रांसफार्मर ऑयल भर दिया, ट्रांसफार्मर ऑयल भर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल केप, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, पूरा इस ट्रांसफार्मर को यहाँ तक पूरा भर दिया जाता है। ठीक है, भर दिया और उसके अंदर ये वाइंडिंग रखी हुई है। तो ये जो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है ना, जो ऑयल होता है ये एक तो देखिए शीतलता प्रदान करता है, ठीक है, कूलिंग का काम करता है, दूसरा इंसुलेशन का काम भी करता है। किसका, इंसुलेशन। ये दो कार्य करता है, एक जो ये ट्रांसफार्मर को ठंडा भी रखता है और दूसरा ये जो इंसुलेशन का कार्य करता है, यानी कि जो वाइंडिंग्स होती है इन वाइंडिंग्स और कोरों के बीच में इंसुलेशन का कार्य भी करता है। ठीक है, बॉडी बॉडी को भी ये क्या करता है कि जो हमारी करंट अगर कुछ तार वगैरह टूट के बॉडी से टच भी हो रहा है, कहीं फैल रहा है, तो वो इंसुलेशन का कार्य भी करता है, ठंडा ठंडा होने का कार्य भी ये तेल यहाँ पर करता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे क्या, कोर, और कोर में हमने यहाँ क्या डाल दिया, तेल डाल दिया। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर, अब ये तो हो गई अंदर की बात। इसी के अंदर क्या होता है, ये जो बुशिंग लगी दिख रही है आपको, ये बुशिंग लगी होती है, काय की लगी होती है, ये पोर्सिलिन की लगी होती है। ठीक है, पोर्सिलिन की हाई टेंशन और एलटी वाली बुशिंग यहाँ पर लगी होती है, इससे हम सप्लाई बाहर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बाहर की तरफ। ये तो हो गई ट्रांसफार्मर के अंदर की बात। ठीक है, अब हम करेंगे इसके बाहर की बात। इसके बाहर क्या होता है, इसके बाहर आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको कंजर्वेटर। क्या दिख रहा है ऊपर, ये होता है कंजर्वेटर। ये चित्र भी आप देख लीजिए, ये जो गोल आपको बेलनाकार ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा है ना, इसको बोलते हैं हम कंजर्वेटर। ये जो कंजर्वेटर होता है ये ट्रांसफार्मर ऑयल से आधा भरा होता है। कितना भरा होता है, इसको पूरा नहीं भरा जाता है, इसको आधा भरा जाता है, और ये मुख्य टैंक से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये जो मुख्य टैंक दिख रहा है, इस मुख्य टैंक से ये जुड़ा हुआ होता है। अब इसको भैया आधा क्यों भरा जाता है, ये भी आप सुन लीजिए। क्या होता है, जब ओवरलोड के कारण ये ट्रांसफार्मर का तेल जब गर्म होने लगता है तो इसको फैलने के लिए क्या होती है, जैसे मान के दूध उबल रहा है तो या तो ये उबलते हुए दूध को आप जगा दीजिए या उसको फूंक मार के आप बिठाल दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही तेल गर्म होगा तो ये ऊपर की ओर बढ़ेगा, तो उस तेल को यहाँ पर ये फैलने के लिए जगह दे देता है। क्या देता है, इसको जगह देता है। ठीक है, ये इस कंजर्वेटर का यहाँ पर कार्य, मतलब एक प्रकार से सुरक्षा युक्ति के रूप में ये कार्य करता है, इसीलिए इसको आधा भरा जाता है। अब पहला तो हो गया हमारा कंजर्वेटर बाहर की चीज, दूसरा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके बारे में। ये है हमारा बकहोल्स रिले। क्या है ये, बकहोल्स रिले। अब क्या होगा यहाँ पर, जैसे ही ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट होता है, ठीक है, इस ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग टूट जाती है, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी फॉल्ट होता है जिससे वो तेल या फिर ओवरलोड होता है, तो ये तेल क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है। क्या होने लगता है, बहुत ज्यादा जब गर्म होने लगता है तो ये जो कंजर्वेटर, देखिए ये क्या होता है, ये मुख्य टैंक कहाँ लगा होता है, ये बकहोल्स रिले, ये मुख्य टैंक और कंजर्वेटर को जोड़ने वाली नली के बीच में लगा होता है। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये लगा है बकहोल्स रिले। तब क्या होता है, इसमें हम प्रयोग करते हैं इस बकहोल्स रिले, आप चित्र में भी देख लीजिए, बकहोल्स रिले को इस प्रकार की दिखती है। इसमें हम मरकरी स्विच का उपयोग करते हैं। किसका, मरकरी स्विच। ये पारा वाला स्विच होता है। इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पारा रखा होता है, जैसे ही मान के चलिए ट्रांसफार्मर का ऑयल गर्म होता है तो भाप के कारण वो जो पारा होता है वो इस स्विच के ऊपर जाके इसको ट्रिप कर देता है, जिससे क्या होता है, जिससे इसकी पावर सप्लाई यहाँ पर कट जाती है और ट्रांसफार्मर को ये बंद कर देता है, ज्यादा कठिन स्थिति में बंद कर देता है। और अगर नॉर्मल फॉल्ट होता है तो ये अलार्म बजाता है। क्या बजाता है, एक अलार्म बजा देता है, जिससे यहाँ पर कार्य करने वाले टेक्नीशियन को मालूम चल जाता है कि इस ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ फॉल्ट आ गया है। ठीक है, तो ये बकहोल्स रिले जो होती है, ये मरकरी इसमें स्विच होता है, ये भी आप नोट करना, मरकरी टाइप का स्विच होता है, जो कि इसकी भाप बनने के कारण ऊपर भी उठता है, और अगर तेल अगर ज्यादा ऊपर उठ रहा है तो ये ऊपर ऊपर दोनों तरफ से क्या करता है, दोनों तरफ से ये एक स्विच की भांति ही कार्य करता है। ठीक है, ऊपर से भी अगर तेल इसके ऊपर गिरेगा तो वो जो वाष्प होगी, वो जो पारा होगा, वो पारा स्विच के ऊपर गिरेगा, जिससे वो कट जाएगी। और अगर नीचे से भी अगर मान के चलिए भाप उठ रही है तो भी ये रिले काम करेगी। यहाँ पर ये हमारा बकहोल्स रिले काम करना स्टार्ट कर देती है और सर्किट को तोड़ देती है। ठीक है, चलिए मान के चलिए कि ये किसी कारणवश ये जो बकहोल्स रिले काम नहीं करी, ठीक है, किसी कारणवश इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया जिसकी वजह से ये सर्किट को बंद नहीं कर पाई, तो इसको छोड़कर ये हमारा दूसरे नंबर की सुरक्षा युक्ति हो गई। तीसरे नंबर की सुरक्षा युक्ति आती है हमारा यहाँ पर एक्सप्लोजन वेंट, या इसको एक्सप्लोजन वेंट या वाल्व भी कहते हैं, एक्सप्लोजन
वाल्व भी कहा जाता है। अब क्या होगा, अगर किसी कंडीशन में बहुत ज्यादा फॉल्ट हो गया, कभी कभी अगर मान के चलिए ये बकवास रिले ने काम करना बंद कर दिया, नहीं किया, तब उस स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर एक धातु की एक झिल्ली लगी होती है, पतली सी, बहुत ही पतली सी धातु की झिल्ली लगी होती है। बहुत ज्यादा तेल अगर मान के चलिए ये तो पूरा पैक होता है, ठीक है, तो ये भी अगर फटने वाला हो तो फिर क्या होगा, इसका भाई यहाँ पर ये एक्सप्लोजन वेंट बोलेगा कि भैया मैं हूं, अभी चिंता मत करो, ठीक है। इस बकवास रिले से बोल देगा कि तुम भी चिंता मत करो, तुम भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें फटने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पतली धातु की एक परत लगी होती है। जब तेल यहाँ से ज्यादा ऊपर उठता है तो इस एक्सप्लोजन वेंट में से ये फट जाता है, ये जो झिल्ली लगी होती है धातु की, ये फट जाती है और जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है गर्म, वो इसमें से बाहर निकल जाता है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है और ट्रांसफार्मर यहाँ पर फटने से बच जाता है, ठीक है। तो ये हमारी तीसरी सुरक्षा युक्ति हुई। चौथी सुरक्षा युक्ति के बारे में बात करते चलिए। ये आपको दिख रही यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ये तेल गर्म होगा तो कुछ तेल तो क्या होता है कि वाष्प बन के समाप्त हो जाता है। तो क्या होगा, जब ये जो तेल होता है, इस कंजर्वेटर का कार्य एक और भी है कि इस टैंक के अंदर ट्रांसफार्मर के लेवल को, ऑयल के लेवल को बनाए रखना होता है, ठीक है। अगर मान के चलिए यहाँ पे ऑयल कम होगा तो खाली जगह तो इस ट्रांसफार्मर में होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी हवा अंदर नहीं होना चाहिए, इसमें ऑयल भरा ही रहना चाहिए परमानेंट। तो अब अगर मान के चलिए यहाँ पर तेल की कमी हो गई तो उसकी कमी को भी पूरा ये कंजर्वेटर हमारा कर देता है, ठीक है। अब भैया यहाँ से तेल की कमी होगी तो क्या बढ़ेगी, यहाँ पर हवा भरेगी, ठीक है, हवा भर जाएगी इसके अंदर। अब जब वो हवा भरेगी तो उसके अंदर नमी भी आएगी, ठीक है। नमी क्या करेगी, इस तेल को खराब भी कर सकती है। अब उस नमी को रोकने के लिए इसी टैंक के साथ में हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, उसको बोलते हैं हम ब्रीदर। क्या बोलते हैं, ब्रीदर। ब्रीदर का मतलब होता है श्वसन क्रिया, ठीक है। ये जैसे जैसे हम सांस छोड़ते हैं ना, तो कुछ मात्रा में हमारे सांस के साथ में क्या जाती है, नमी भी बाहर की ओर जाती है। उसी प्रकार से यहाँ से जब ये सांस अंदर की ओर लेता है ना ये ब्रीदर, तो यहाँ से कुछ नमी भी इसके अंदर जाती है, जिससे कि ये ट्रांसफार्मर का तेल खराब कर सकती है। तो उसी नुकसान को रोकने के लिए इसके अंदर क्या भरी जाती है, सिलिका जेली भरी जाती है। क्या भरी जाती है, सिलिका जेली। सिलिका जेली में एक गुण ये होता है कि ये नमी को सोख लेती है, हवा में जो नमी होती है ना इसको सोख लेती है। कुछ इस प्रकार का आपने पैकेट, अगर आप कोई मोबाइल या फिर लैपटॉप वगैरह कुछ लेने गए हो तो इस प्रकार का एक पैकेट निकलता है, इसके अंदर जो रेत सी भरी होती है ना उसी को जेली बोलते हैं, ठीक है। ये कोई पार्ट नहीं होता है, ये एक सिलिका जेली होती है कि उसके अंदर कोई अगर हवा में अगर नमी गई ना तो उसको वो सोख लेता है, जहां भी जाएगी उस नमी को वो सोख लेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसके अंदर भी क्या होता है, सिलिका जेली भरी होती है। प्रायः सामान्य रूप में ये सब व्हाइट कलर की होती है। कौन सा कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा नमी को सोख लिए होती है, इसके बाद में ये नीली पड़ जाती है। कैसी पड़ जाती है, नीली हो जाती है। जब ये ज्यादा नीली हो जाती है तो इसको बदलना ही सही रहता है। अच्छा एक बार बताइए, यहाँ पर जो नमी होगी हवा में उसको तो ये सिलिका जेली सोख लेगी, लेकिन जो ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये रोड के किनारे या कहीं भी धूल धक्कर में लगे होते हैं, तो धूल भी साथ जाएगी। तो अब उस धूल को रोकने के लिए क्या उपाय किया जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ब्रीदर होता है उसके नीचे यहाँ पर एक छोटा सा ऑयल का टैंक लगा होता है, जो इसमें का भरा होता है, ऑयल भरा होता है, जो हवा के साथ आने वाले धूल के कण को भी रोक लेता है, ठीक है, और शुद्ध हवा यहाँ से अंदर जाती है। तो दोनों चीजें हो गई, हवा में अगर नमी है तो सिलिका जेली रोक लेगी उस नमी को, और हवा के अंदर धूल कण है तो उसको ये ऑयल टैंक, छोटा सा ऑयल टैंक यहाँ लगा होता है, वो इसको रोक लेगा और यहाँ पर सही हवा यहाँ पर अंदर पहुंच जाएगी। चलिए चौथी युक्ति हो गई। पांचवी युक्ति की बात करूं तो यहाँ पर रेडिएटर हो गया। क्या हो गया, रेडिएटर। देखिए जब क्या होता है, ट्रांसफार्मर का ऑयल जब गर्म होता है तो ये जो रेडिएटर होता है ये इसको कूलिंग करने का कार्य करता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए एक गिलास में अगर मान के चलिए दूध रखा हुआ है, अगर मैं उसमें थोड़ा बड़ा वाला गिलास ले लूं और उसमें उसको डालूं तो दूध ठंडा हो जाएगा, ठीक है, और उससे बड़ा गिलास लूंगा तो उसमें दूध ठंडा हो जाएगा। इसी प्रकार क्या होगा, जब यहाँ से तेल जो है गर्म होकर ऊपर की ओर जब ये उठेगा तो इन जो नली, रेडिएटर की जो नली दिख रही है ना, इस नली में से होता हुआ ठंडा होकर वापस इस टैंक में जाएगा। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पर लेवल होता है ऑयल का, ये इससे ऊपर ही होना चाहिए। यहाँ पर अगर ये कंजर्वेटर, ये रेडिएटर की नली लगी है तो ऑयल जो है इसके ऊपर ही होना चाहिए, जिससे कि ये ऑयल यहाँ पर घूमता रहे, इसका रोटेशन चलता रहे। पर तेल गर्म हुआ, इन नलियों में गया, इस प्रकार से देखिए बहुत सारे नलियां होती है ना, बहुत सारी, ये तो कई सारी नलियों को चिपका करके यहाँ पर रेडिएटर बनाया जाता है, जिसके अंदर जो हो गर्म
ऑयल जब उठता है तो इसके अंदर से होकर गुजरता है, जिससे वो ठंडा होता रहता है और ये यहाँ पर ये प्रक्रिया पूरी तरह से चलती रहती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम, जैसे अब भैया ये तो पूरा पैक होता है तो ऑयल कहाँ से भरा जाता है, तो ऑयल ये जो यहाँ पर इस ढक्कन लगा होता है, इसी ढक्कन के अंदर से ऑयल यहाँ पर इसमें से अंदर डाला जाता है। ठीक है, अगला चीज, अब भैया निकालेंगे कैसे, ट्रांसफार्मर को तो उल्टा करेंगे नहीं, बहुत ज्यादा वजनदार होता है। तो क्या होता है, यहाँ पर ये आउटलेट वाल्व लगा होता है इसके नीचे की ओर, जैसे ही हम इसको खोल देंगे तो हमारा पूरा यहाँ पर ऑयल यहाँ पर बाहर की ओर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब सप्लाई लेने के लिए मैं यहाँ पर किसका उपयोग करूंगा, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर ये बुश लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, पोर्सिलिन के यहाँ पर ये बुश लगे होते हैं, हाई टेंशन बुश होते हैं और लो टेंशन बुश होते हैं। ठीक है, तो इन चीनी मिट्टी के इन बुशों के माध्यम से हम सप्लाई बाहर लेते हैं। डायरेक्ट तो हम तारों से ले नहीं सकते, बिजली घर से सीधी सप्लाई आएगा, घर में दे दूंगा तो घर भड़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर बुशिंग, जिससे कि सप्लाई को चारों तरफ अलग अलग भागों में बांटने के बाद में हमें जितनी सप्लाई चाहिए होती है उतनी सप्लाई हम इसमें से ले सकते हैं इन बुशों के माध्यम से। ठीक है, इन बुशों के माध्यम से हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये तो होता है ट्रांसफार्मर के अंदर का लगभग, आपको जितने भी भाग हो गए इसके, जो सुरक्षा युक्तियां हो गई उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इसको कहते हैं, जिसके अंदर इतनी प्रकार की युक्तियां लगी होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक टेप स्विच भी लगा होता है क्या लगा होता है, टेप स्विच, जो कि एक वोल्टेज को नियत रखता है। अगर किसी कारणवश इस ट्रांसफार्मर की कॉइल कमजोर हो जाती है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, तो यहाँ से टेप बढ़ा करके, इसको टेप चेंजर स्विच भी बोलते हैं। टेप चेंजर स्विच जो होता है ये बड़े बड़े पावर ट्रांसफार्मरों में आने लगा है आजकल, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में तो हालांकि ये आता नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम टेप चेंजर के माध्यम से इस टेप चेंजर की जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है, जो पॉइंट होता है, उसको बढ़ा करके इसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो एक्सप्लोजन वेंट हो गया, आजकल तो इस प्रकार की ये लंबी सी नली तो बंद हो गई है, एक छोटा सा यहाँ पर एक होल होता है, उसी के अंदर एक पतली धातु की पत्ती होती है। तो ये सब क्या है, आजकल बहुत टेक्निकल हो गया है। ठीक है, तो आजकल ये वाला सिस्टम भी बंद हो गया है। ठीक है, बकोल्स रिले तो आ रही हैं, पहले भी थी, आज भी आती है, रेडिएटर भी है, सब कुछ है, कुछ चेंजेस किए गए हैं, लेकिन प्रयुक्तियां जो होती हैं वो उसी प्रकार से वहां पर कार्य करती हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज देखिए, अब हम लॉसेस जो होते हैं, इसके अंदर कई प्रकार के लॉस भी होते हैं, मैंने आपको हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है, और एडी लॉस के बारे में अभी मैंने चर्चा की थी, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर किस किस प्रकार के कौन कौन से लॉस यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ी जानकारी, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए भी क्या होता है, यहाँ पर देखिए, एक तो आपने ये शीतलन विधि हो गई हमारे तेल के द्वारा, ये चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े पंखे भी लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, बड़े बड़े इस प्रकार से पंखे होते हैं। ये ट्रांसफार्मर वहां प्रयोग किए जाते हैं, ये विधि वहां प्रयोग की जाती है जहां पर जो पावर हाउस बने होते हैं, जहां पर जनरेशन होता है, या बहुत ज्यादा बड़े बड़े पावर हाउस जहां पर मेन सब स्टेशनों में इस प्रकार की विधि का उपयोग किया जाता है, जहां पर ये हवा के द्वारा क्या करते हैं, उसको ठंडा किया जाता है, किसको, तेल को ठंडा किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इस प्रकार की पूरी विधि ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि भी हो गई। दो प्रकार की विधि अधिकतर अपनाई जाती है, एक अपनाई जाती है हमारी तेल के द्वारा, एक अपनाई जाती है ये वायु के द्वारा उस तेल को ठंडा करना। ठीक है, रेडिएटर विधि, और एक यहाँ पर इस प्रकार से भी इसको ठंडा किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस के बारे में। देखिए, ट्रांसफार्मर जो होता है, जहां उसको एक बार स्थापित कर दिया जाता है, तो उस ट्रांसफार्मर का उपयोग वहां पर हो या ना हो, वो 24 आवर यानी 24 घंटे विद्युत सप्लाई से जुड़ा रहता है। तो जब कोई चीज 24 घंटे उस विद्युत सप्लाई से जुड़ी रहेगी, तो उसमें किसी प्रकार के कोई लॉस भी होंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होगा, जिससे कोर गर्म भी होगी, वाइंडिंग्स का प्रतिरोध है उसमें भी कुछ हानियां होंगी, यानी कि वहां पे ऊर्जा तो खर्च हो रही है, ऐसा तो है नहीं है कि हम जब उससे लोड लेंगे तभी उसमें ऊर्जा खर्च होगी। तो कुल मिलाकर जो इनपुट शक्ति हम वहां पर देते हैं, इसका जो ऊर्जा वो लेता है, आउटपुट में हमें उतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, उससे कुछ कम मात्रा में प्राप्त होती है, चाहे भले ही वो 0.001% प्राप्त हो, लेकिन वो कम मात्रा में प्राप्त होती है, क्योंकि उसके अंदर कोरें होती हैं, वाइंडिंग्स होती है, कई प्रकार की चीजें होती है, जिसके कारण ऊर्जा वहां पर कुछ खर्च हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उसमें होने वाले लॉसेस के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर लोह क्षति की। किसकी, लोह क्षति या आयरन लॉस कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आयरन लॉस या कोर लॉस। ठीक है, जो कोर होती है ना, ये आपको दिख रही है यहाँ पर, ये कोर, इस कोर में कुछ लॉस होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, यहाँ पर
जो ये कोरे होती हैं इनमें मैग्नेटिक फ्लक्स चलता है। इनमें क्या चलता है, इनके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चलता है, जिसके कारण ये कोर गर्म भी होती है और इनमें कुछ ऊर्जा की हानि भी होती है। तो ये दो प्रकार की लो क्षति होती है। पहली होती है हमारी एडी धारा क्षति। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडी धारा क्षति या एडी करंट लॉस के बारे में। देखिए ये लॉस किस में होता है, जैसे जो हमारे जो कोर होती है, ठीक है, जो पतली पतली जो कोर हमने बनाई थी इस प्रकार की सिलिकॉन स्टील के पतली पतली नर्म लोहे की जो कोर थी, उनको हमने चिपका करके बनाया था। तो क्या होता है, उनमें जब हम सप्लाई दी जाती है ट्रांसफार्मर में, तो इनके बीच में कुछ गैप पैदा होता है। इस गैप के कारण क्या होता है, इस गैप के कारण इसमें एक एडी धारा उत्पन्न हो जाती है, जो कि अनावश्यक रूप से उत्पन्न होती है, जो मुख्य करंट का या मुख्य धारा का विरोध करती है। तो ये इस धारा को, मतलब यानी कि जो हमारी कोर होती है, उस कोर में इन पत्तियों के बीच में कुछ गैप होने के कारण एडी धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इस धारा को कम करने के लिए, इस प्रकार के लॉस को कम करने के लिए हम वहां पर दोनों तरफ से उन पत्तियों को वार्निश के द्वारा आलेपित कर देते हैं, उन पर दोनों तरफ वार्निश कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वहां पर ये लॉस खत्म हो जाता है। ठीक है, इसमें आता है हमारा दूसरा हिस्टेरेसिस लॉस। देखिए जो एडी धारा लॉस होता है उसका सूत्र भी लिख लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में कभी कभी इसमें सूत्र के बारे में भी पूछ लिया आता है। तो देखिए यहाँ पर अगर एडी धारा की बात करूंगा मैं, तो WE यहाँ पर मैं बात करता हूं जैसे, तो ये जो यहाँ पर बी हो गया अपना मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, ये मैक्सिमम होता है इसका स्क्वायर इनटू फ्रीक्वेंसी का, या फ्रीक्वेंसी के सीधे समानुपात में होती है फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर टी स्क्वायर, यानी कि जो चालक जो प्लेट होती है, यहाँ पे जो कोर होती है उसकी मोटाई, ये थिकनेस, ये फ्रीक्वेंसी और ये मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करती है हमारी ये एडी धारा क्षति। ठीक है, तो ये सूत्र भी आपको याद रखना है। अब हम आते हैं हिस्टेरेसिस लॉस के ऊपर। देखिए हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है, ये जो कोर होगी, देखिए ये एक मोटी कोर होती है, पतली पतली पत्तियों को यहाँ पर चिपका करके बनाया जाता है। तो क्या होता है हिस्टेरेसिस लॉस, जैसे मान के चलिए ये कोर है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हम इसमें सप्लाई देते हैं तो इलेक्ट्रॉन की दिशा कभी इस तरफ होती है, कभी इस तरफ होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा। तो यहाँ पर किसी भी लोह चुंबकीय पदार्थ को, ठीक है, नर्म लोहे की बनी होती है, लोह चुंबकीय पदार्थ को बार बार चुंबकित एवं विचुंबकित करने के लिए, क्या करने के लिए, इसको एक बार हमने मैग्नेटिक किया, फिर डायमैग्नेटिक किया, फिर मैग्नेटिक किया, फिर डायमैग्नेटिक किया, यानी कि बार बार इसको मैग्नेटिज्म देने और वापस लेने के लिए जो ऊर्जा का हौस होता है, ठीक है, जो ऊर्जा यहाँ पर खर्च हो रही, जो उष्मा खर्च हो रही है, उसको हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, तो हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है, इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, नर्म लोहे की प्रयोग ना करके, नर्म लोहे की कोरों को प्रयोग ना करके इस प्रकार से पतली पतली सिलिकॉन स्टील की पत्तियां उपयोग करते हैं। किसकी, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियां उपयोग की जाती है, जिससे क्या होता है, और ये पत्तियां एक दूसरे से लेमिनेटेड होती है, जिससे क्या होता है, एक पत्ती की उष्मा दूसरी पत्ती में नहीं जा पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एडी धारा लॉस हो गया। हिस्टेरेसिस लॉस भी कोर के अंदर ही होता है, ठीक है, क्योंकि ये कोर से ही संबंधित है। इसका मतलब होता है कि किसी भी लोह कोर को या कोर को चुंबकित और विचुंबकित करने में जो ऊर्जा का हानि होती है, ऊर्जा का ऊष्मा का लॉस होता है, उसको हम कहते हैं यहाँ पर क्या, हिस्टेरेसिस लॉस। देखिए हिस्टेरेसिस लॉस का सूत्र भी आपको आप लिख लीजिए, ये भी अधिकतर क्या होता है एग्जाम में आ जाता है, BM, ये आ गया आपका मैक्सिमम 1.6 F इंटू V। ठीक है, देखिए इस प्रकार का सूत्र पूछता है। यहाँ पर देखिए WH यानी कि हिस्टेरेसिस लॉस वाट में नापा जाता है, किसमें, वाट में इसको नापते हैं। ये ईटा इसका यहाँ पर क्या हो गया, नियतांक हो जाता है। B मैक्सिमम मेरा अधिकतर फ्लक्स घनत्व हो गया, इंटू F फ्रीक्वेंसी होगा, और V हो गया मेरा कोर का आयतन हो जाता है। क्या हो जाता है, कोर का आयतन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिलिकॉन, यहाँ पर एडी धारा क्षति और हिस्टेरेसिस क्षति, दोनों क्षति कोर के अंदर ही होती है। ठीक है, इन दोनों को कम करने के लिए यहाँ पर देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि ट्रांसफार्मर में कोर किसकी सबसे अच्छी रहती है, तो अब आपको नर्म लोहा नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है, सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को लेमिनेटेड करके उनको चिपका करके एक कोर तैयार की जाती है, जिससे हमारा क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वार्निश क्या कार्य करती है, वार्निश एडी धारा क्षति को रोक देती है, और पतली पतली पत्तियां सिलिकॉन स्टील किसको रोकता है, हिस्टेरेसिस लॉस को रोक देता है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा लौह क्षति। अब हम आते हैं ताम्र क्षति। देखिए ताम्र क्षति या ओमिक क्षति, ओमिक क्षति का सीधा संबंध, ओम का नियम मतलब, ओम का नियम किससे संबंधित है, रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी क्षति हो रही है, रेजिस्टेंस की क्षति हो रही है, जो काय में होती है, तारों में, तार काय के बने होते हैं, तांबे के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ताम्र क्षति का मतलब हो गया रेजिस्टेंस, यानी कि जो हमारे जो वाइंडिंग है, ठीक है, क्या है, जो वाइंडिंग है उस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हो गया।
ठीक है, उस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर हमारे लगे होते हैं उनमें वाइंडिंग होती है, ठीक है, उस वाइंडिंग में क्या होता है कि रेजिस्टेंस, अपने तार अपने आप में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो रखता है, ठीक है, प्रत्येक तार का अपना एक विशिष्ट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जब उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर ऊष्मा का कुछ लॉस होता है, ठीक है। हमने अगर मान के चलिए उस तार में से अगर 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की इनपुट में, ठीक है, इनपुट में, तो आउटपुट में मुझे 1 एम्पियर नहीं, मुझे 0 चाहे वो 99 एम्पियर मिले, लेकिन मुझे वहां पे 0.1% तो 0.01% तो वहां पर लॉस हो ही जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस अपने आप में वो तार वहां पर रखता है। मान के चलिए मेरे घर में मीटर लगा हुआ है घर के बाहर, और ये घर में लाइट जल रही है, अगर मैं पूरे पंखे भी बंद कर दूंगा तो क्या होगा, क्या मेरा बिल आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इनमें जो तार लगे हैं, जो डिवाइसेस लगी हैं, उनमें अपने आप स्वयं का एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो ताम्र क्षति होती है, ये इसको ओमिक क्षति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस, जो तारों का रेजिस्टेंस, ठीक है, कुछ वहां पे इक्विपमेंट लगे होते हैं, उनका रेजिस्टेंस के कारण ये क्षति यहाँ पर परमानेंट होती रहती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर 24 घंटे सप्लाई से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी ताम्र क्षति, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ताम्र क्षति यहाँ पर कहते हैं। चलिए अगले अगले हम बात कर लेते हैं स्ट्रे क्षति। देखिए स्ट्रे क्षति क्या होती है? ये क्षति जो होती है बहुत बड़े बड़े पावर ट्रांसफार्मर्स में होती है, छोटे मोटे ट्रांसफार्मर में नहीं होती। जहां पे हाई पावर के ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वहां पर ये स्ट्रे क्षति, यानी कि इसको फ्लक्स लीकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लक्स लीकेज होता है ये, ठीक है। फ्लक्स लीकेज का मतलब ये होता है कि जो वाइंडिंग, जो हमारी जो वाइंडिंग रखी होती है ना इस प्रकार से, ये वाइंडिंग को क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, ठीक है, और इन दोनों वाइंडिंगों के बीच में क्या होता है, एक पेपर लगा दिया जाता है। पेपर लगाने के कारण क्या होता है, इनके बीच में कुछ गैप हो जाता है, जिससे फ्लक्स वहां पर लीकेज हो जाता है। पूरा फ्लक्स एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण ये लॉस यहाँ पर हो जाता है, फ्लक्स लीकेज, इसको हम स्ट्रे क्षति कहते हैं। अगला आता है हमारा डाइलेक्ट्रिक क्षति। देखिए डाइलेक्ट्रिक क्षति क्या होती है, ये हमें मजबूरी में करना होती है। क्या करना होती है? डाइलेक्ट्रिक क्षति जो होती है मजबूरी में हमें करना होती है, क्योंकि जब हम वाइंडिंग की पूरी कोर को उस टैंक के अंदर डालते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें उस टैंक से उसको इंसुलेटेड करने के लिए हमें कुछ डाइलेक्ट्रिक पदार्थ वहां पर रखना होता है नीचे। जैसे क्या होता है, लकड़ी के गुटके रख दिए जाते हैं, कोई भी डाइलेक्ट्रिक वहां पर पदार्थ रखा होता है। दूसरा, जब प्राइमरी वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग से हम दूर करते हैं या फिर रखते हैं, तो इन दोनों के बीच में भी कुछ डाइलेक्ट्रिक पदार्थ यहाँ पर लगा होता है, जिससे क्या होता है, वहां पर हमारा करंट का लॉस होता है, ऊर्जा की हानि होती है, फ्लक्स की हानि होती है, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक क्षति कहते हैं। ये हमें मजबूरी में करना ही पड़ता है, क्योंकि एक दूसरे को इंसुलेट भी रखना है, ठीक है। एक आता है हमारा मैग्नेटोस्ट्रिक्शन लॉस। देखिए ये लॉस आपने सबसे अधिक देखा होगा, जो हमारे सड़क किनारे ट्रांसफार्मर रखे होते हैं उनके पास अगर आप जाके खड़े होंगे तो आपको एक हल्की सी आवाज आती है की, ऐसी, मतलब वाइब्रेशन टाइप में हो जाती है ना, उसके अंदर कोई फैन वगैरह पंखा नहीं लगा होता है, वो आवाज काय की होती है? वो आवाज होती है हमारी मैग्नेटोस्ट्रिक्शन की, यानी कि वहां घर्षण जो पैदा होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा बहुत तेजी से घूमता है, इसके कारण कोर और वाइंडिंग के बीच में हल्का सा घर्षण टाइप में पैदा होता है, जिसकी आवाज हमें वहां पर बाहर आती है। कोई ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा आवाज करता है, कोई ट्रांसफार्मर बहुत कम आवाज करता है, ठीक है। तो ये इसके क्या होता है, ये इसके वोल्टेज रेगुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने केवीए का ट्रांसफार्मर रखा है। बड़ा ट्रांसफार्मर रखा है तो ज्यादा आवाज करेगा, छोटा ट्रांसफार्मर रखा है तो कम रखेगा। आजकल ऐसे ट्रांसफार्मर बन गए हैं जो बिल्कुल भी आवाज नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत अच्छा एक मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का वहां पर साउंड होता है। वो क्या होता है, वहां पर किसी प्रकार कोई गैप नहीं होता है वाइंडिंग में, उसको इस प्रकार से कवर कर दिया जाता है, किसी प्रकार का कोई उसमें साउंड पैदा नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। जो कंपन करता है, जो आवाज आती है, उसको बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। तो आप देखिए ट्रांसफार्मर में इतने प्रकार के लगभग क्षतियां होती हैं। इस वाली क्षति को अधिकतर वैसे कोई पढ़ता नहीं, क्योंकि ये क्या होती है, एक नॉर्मल क्षति होती है। ये ऊर्जा की, देखिए वहां पे आवाज आ रही है, मतलब कुछ ना कुछ ऊर्जा की हानि तो हो रही है। वो किसके द्वारा आ रही है आवाज? वो करंट के द्वारा, मतलब कुछ ना कुछ वेस्ट तो हो रहा है, उसका हम उपयोग तो कर नहीं रहे हैं ना, तो इसीलिए वहां पर वो उसको क्षति का ही नाम दिया जाता है, वो एक लॉस ही है वहां पर ट्रांसफार्मर का, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई लो क्षति के अंदर हमारी दो क्षति, एडी धारा, हिस्टैरिसीस। ताम्र क्षति हो गई, ओमिक क्षति कहते हैं, इसको रेजिस्टेंस वाली क्षति भी कहते हैं। तीसरा हमारा स्ट्रे क्षति, जो कि फ्लक्स लीकेज कहते हैं स्ट्रे क्षति को, ठीक है। ये आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फ्लक्स लीकेज को कौन से या फिर क्षति कहते हैं या फिर लॉस कहते हैं, तो स्ट्रे क्षति के अंतर्गत फ्लक्स लीकेज लॉस आता है। डाइलेक्ट्रिक क्षति, यानी कि उसके अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक पदार्थ हम इंसुलेशन के लिए लगाए होते हैं वाइंडिंग्स वगैरह में, ठीक है, पेपर लगा होता है, उसके कारण ये डाइलेक्ट्रिक क्षति होती है। तीसरा, पांचवा हमारा आता है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, जो साउंड इसको याद रखना आप, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन जो लॉस होता है वो साउंड होता है। क्या होता है? जो साउंड आता है ट्रांसफार्मर से, उसको हम कहते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन लॉस, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ट्रांसफार्मर की कुल टोटल क्षतियां।
अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर जो होता है उसके विद्युत वाहक बल के बारे में, कि उसका जो विद्युत वाहक बल है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, उसका ईएमएफ समीकरण क्या होता है। देखिए कुल मिलाकर के ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पर जो समीकरण हम प्राप्त करेंगे वो कौन सा समीकरण होता है। देखिए अगर एग्जाम में इस प्रकार से पूछ लिया है तो सूत्र तो होता है ये, ठीक है, E इजिकल टू 4.44 इंटू बी बॉटम में एम ए एफ एन, ठीक है। ये चीज क्या क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ होता है वो कुल मिला के समानुपात होता है उसके एवरेज वैल्यू के। किसकी वैल्यू? ट्रांसफार्मर के ईएमएफ की एवरेज वैल्यू। क्योंकि मैंने आपको जब वो एसी थ्योरी पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था एक होता है हमारा आरएमएस मान, एक होता है एवरेज मान। कौन सा मान होता है? एवरेज, प्रत्यावर्ती राशियों का एवरेज मान। तो आरएमएस मान होता है उपयोग कहां पर? मापक यंत्रों में। कहां पर इसको कर रहे हैं? मापक यंत्रों में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और एवरेज वैल्यू कहां उपयोग करते हैं? इसकी गणनाओं में, ठीक है, गणनाओं में उपयोग किया जाता है, न्यूमेरिकल में इसका प्रयोग करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्यावर्ती राशियों का जो आरएमएस वैल्यू होती है वो सिर्फ मापक यंत्र जो हमारे मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना जो हमने पढ़ा है उनमें इनका प्रयोग किया जाता है आरएमएस वैल्यू का, और एवरेज वैल्यू का उपयोग किया जाता है कहां पर? गणनाओं में। जैसे इस प्रकार की जो गणनाएं होती है उनमें इसका एवरेज वैल्यू प्रयोग की जाती है। तो देखिए चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में, ठीक है। चलिए यहाँ पर ई जो होता है हमारा अनुक्रमानुपाती होता है एवरेज वैल्यू के, ठीक है। तो हमारा जो ईएमएफ होता है, देखिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो क्या होता है हमारा, आपकी ये फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करता है। देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पर यानी कि एफ पर, ठीक है। और फ्लक्स घनत्व पर, किस पर? फ्लक्स घनत्व। और इसके देखिए फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी, फ्लक्स घनत्व हो गया, और टर्न्स की संख्या। किसकी संख्या? टर्न्स की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स। इन पर ये डिपेंड करती है। यानी कि यहां पर अगर मैं फाई लिख दूं, फाई मैक्सिमम, फाई एम मतलब मैग्नेटिक वाला फ्लक्स हो गया, इनटू में फ्रीक्वेंसी इंटू ए, सॉरी एन, एन यानी नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये आपको याद रखना है कि इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होता है वो आपके फ्लक्स घनत्व, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर में उत्पन्न हुआ फ्लक्स घनत्व है उस पर डिपेंड करेगा, उस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, और टर्न्स की संख्या पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, जो फ्लक्स हमारा होता है वो किस प्रकार का होता है? साइन वेव टाइप का, इस टाइप का होता है, ठीक है। यानी कि इसकी जो बदलने की गति होती है वो 1/4, यानी कि एक बार में ये 4 बार अपने प्लस माइनस इसमें जाता है, ठीक है, प्लस माइनस दिशा में बदलता है। यानी कि इसकी जो बदलने की वेव होती है वो चार बार ये अपने शून्य अधिकतम मान और न्यूनतम मान को प्राप्त करता है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? E इजिकल टू 4 इंटू 5m इंटू एफ इंटू एन, ठीक है। यहाँ पे मैं 4 से इंटू इसको कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम जानते हैं कि कौन सी वैल्यू उपयोग की जाती है? एवरेज वैल्यू, ठीक है। अगर एवरेज वैल्यू मुझे निकालना है तो यहाँ पर देखिए मैंने फार्म फैक्टर पढ़ाया था आपको, फार्म फैक्टर पढ़ाया था। फार्म फैक्टर क्या होता है? ई आरएमएस अपॉन ई एवरेज। इसका मान कितना होता है? 1.11। तो यहां पर अगर मुझे इसका आरएमएस मान चाहिए होगा तो मुझे फार्म फैक्टर में एवरेज का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि ई आर एम एस इजिकल टू फार्म फैक्टर इंटू 1.11, ठीक है। यानी कि इस पूरे का इंटू मुझे किस में करना होगा? 1.11 में करना, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसका आरएमएस मान चाहिए, ठीक है। जब मैं इसमें इंटू कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 4.44 इंटू 5m इंटू एफ इंटू एन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसका इंटू कर दिया। अब देखिए अब यहाँ पर हो गया, ये साइन वेव के कारण यहाँ पर 4 का इंटू किया है अपन ने, ठीक है। और यहाँ पर आरएमएस वैल्यू निकालना है, इसलिए मुझे फार्म फैक्टर में जो फार्म फैक्टर है एवरेज वैल्यू में 1.11 का इंटू यहाँ पर मैंने पूरे समीकरण में किया है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, एक चीज आपको ध्यान रखना है, फाई देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ टर्न्स तो वही रहेंगे, जो फ्लक्स घनत्व होता है वो यहाँ पर घटता बढ़ता रहता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो फ्लक्स घनत्व का मैंने सूत्र बताया था आपको, बी एम, ठीक है, 5m अपॉन ए हो गया। अब मुझे यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू निकालनी, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बी एम इंटू ए हो जाएगा 5m, यानी कि अधिकतम फ्लक्स घनत्व हो गया क्या मेरा? bm इंटू ए। तो यहाँ पर मैं वैल्यू का मान रख दूंगा 4.44
इंटू बी एम इंटू ए इंटू एफ इंटू एन। देखिए अब यहाँ अगर आपको दिख रहा हो तो E इजिकल टू 4.444 बी एम इंटू ए इंटू एफ इंटू एन, ये मेरा विद्युत वाहक बल का समीकरण यहाँ पर बन गया। तो ये आपको इस प्रकार से याद रखना है, इसको रटना नहीं है। जो हमारा विद्युत वाहक बल होगा वो हमारे फ्लक्स घनत्व, ठीक है, ट्रांसफार्मर में उत्पन्न फ्लक्स घनत्व, उसकी फ्रीक्वेंसी और टर्न्स की संख्या पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसकी वैल्यू हम यहाँ पर 4 मैंने क्यों लिया यहाँ पर, क्योंकि जो इसका साइन वेव के रूप में होती जो फ्लक्स घनत्व, वो अगर साइन वेव के रूप में है तो वो देखिए यहाँ पर 90, 180, 270 और 360 इस प्रकार से एक चक्र पूरा होता, तो उसमें ये 1, 2, 3 और 4 बार अपने अधिकतम मान और 4 ही बार अपने न्यूनतम मान को प्राप्त करता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर मैंने 4 का इंटू किया। अब यहाँ पे 1.1 जो होता है, देखिए यहाँ पर मैं एवरेज वैल्यू रख रहा था, ठीक, क्या रख रहा था, एवरेज वैल्यू। अब यहाँ पर एवरेज वैल्यू देखिए फॉर्म फैक्टर जो होता है वो होता है आरएमएस मान और एवरेज मान का अनुपात होता है। इसका मान कितना होता है 1.11। तो यहाँ पर अगर मुझे एवरेज, यहाँ पर आरएमएस मान निकालना है तो फॉर्म फैक्टर में एवरेज का गुणा मैं यहाँ पर कर दूंगा। तो एवरेज वैल्यू में मैंने फॉर्म फैक्टर 1.11 का इंटू किया, जिससे कि मेरा 4.44 इंटू बी फ्लक्स घनत्व इंटू यहाँ पर ए का मान हो गया कौन सा अपना, ये हो क्षेत्रफल होता है, ठीक है। क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ए मेरा क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, क्षेत्रफल हो गया, और एफ फ्रीक्वेंसी और एन टर्न्स की संख्या हो गई। तो इस प्रकार से मेरा यहाँ पर ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये हमारे विद्युत वाहक बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है उसका ये मान यहाँ पर बताता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर का वोल्टता नियमन। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन होता है या इसका सूत्र होता है वो एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। देखिए वोल्टता नियमन होता क्या है, यहाँ पर वोल्टेज से संबंध, देखिए ईएमएफ की बात नहीं कर रहे, मैंने आपको बताया था कि जब ट्रांसफार्मर नो लोड पर होता है तो उसको वहां पर ईएमएफ कहते हैं, लेकिन जैसे ही उस पर लोड डाला जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो वोल्टेज कहलाने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज की बात हो रही है, इसका मतलब ये होता है, इसका सीधा संबंध होता है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से। देखिए ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग, ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। तो देखिए वोल्टेज रेगुलेशन का, या वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब ये होता है जब किसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग, जब किसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड डाला जाता है तो उसकी जो आउटपुट जो वोल्टेज होता है उसमें कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है, यानी कि वोल्टेज कम हो जाता है, जो कि नो लोड पर जैसे मान के चलिए 200 वोल्ट यहाँ पर था, लेकिन जैसे ही मैंने लोड डाला तो वो बचा कितना, 150 वोल्ट, ठीक है। तो कुल मिलाकर किसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग की प्रतिक्रिया के अनुसार ही वोल्टेज रेगुलेशन किया जाता है, यानी कि कुल मिलाकर डिपेंड किस पे करता है, सेकेंडरी वोल्टेज पर, ठीक है, प्राइमरी का नहीं, सेकेंडरी वोल्टेज पर ही डिपेंड करता है। मतलब नो लोड पर जो वोल्टेज था, ठीक है, नो लोड पर जो वोल्टेज था और लोड डालने के बाद जो वोल्टेज बचा उस जो वोल्टेज बचा उन दोनों के बीच में जो अंतर पैदा हुआ उस अंतर का मान यहाँ पर प्रतिशत में निकाला जाता है, जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग से संबंधित होता है। देखिए इसमें अगर मान लो मैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर रेगुलेशन की बात करूं तो VR से डिनोट करते हैं, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन परसेंट, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर देखिए सेकेंडरी में फुल लोड पर वोल्टेज, याद रखना आप, सेकेंडरी पर फुल लोड का वोल्टेज माइनस, सॉरी सेकेंडरी का नो लोड पर वोल्टेज, ठीक है, सेकेंडरी में नो लोड पर वोल्टेज माइनस सेकेंडरी में फुल लोड पर वोल्टेज, किस पर, फुल लोड पर वोल्टेज बटे में सेकेंडरी पे नो लोड पर वोल्टेज इनटू 100, ये इसका सूत्र होता है, नो लोड पर माइनस फुल लोड पर बटे नो लोड पर, या NL भी लिख सकते हो आप, NL, FL या NL, नो लोड पर वोल्टेज माइनस फुल लोड पर वोल्टेज बटे में नो लोड पर वोल्टेज। मैं लिख देता हूं यहां पर हिंदी में भी, देखिए यहां पर नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे में नो लोड वोल्टेज इनटू 100, ये याद रखना आप। ये जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग पर ही निर्भर करता है, किस पर, सेकेंडरी वाइंडिंग पर, ठीक है, प्राइमरी से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है, यानी कि नो लोड पर जो वोल्टेज इसमें था, लेकिन जैसे ही मैंने लोड डाला तो वो कितना बचा, 200 वोल्ट था नो लोड पर सेकेंडरी का, लेकिन यहाँ पर कितना बचा लोड डालने पर, मान लो 50 वोल्टेज मेरा यहाँ पर ड्रॉप हो गया, तो उसी का अंतर ये क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन या ट्रांसफार्मर का वोल्टता नियमन कहलाता है, ठीक है। नो लोड पर वोल्टेज माइनस फुल लोड पर वोल्टेज बटे में नो लोड पर वोल्टेज इनटू 100, ये VR परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन
परसेंट निकाला जाता है। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है, दक्षता, यानी दक्षता डिपेंड करती है उसके आउटपुट पर, यानी वो ट्रांसफार्मर हमें कितने कितने क्षमता का आउटपुट या कितने परसेंट आउटपुट प्रदान कर रहा है। ठीक है, यानी कि क्या मतलब होता है, जैसे मान के चलिए मैंने 5 रोटी खाई, ठीक है, अब मुझे वहां पर 5 किलो कार्य करना था, 5 जूल वहां पर मुझे कार्य करना था, लेकिन मैं कितना कर पाया, मांगिए 4 कर पाया, तो यहाँ पे कुछ अंतर पैदा हुआ ना। ठीक है, तो मेरी वहां पे दक्षता, मेरी एफिशिएंसी कितनी है कि मुझे 5 रोटी खाने के बाद में मैं 5 जूल कार्य कर सकता हूं, तो वो मेरी एफिशिएंसी हो गई, वो मेरी क्षमता हो गई, वो मेरी दक्षता हो गई। तो क्षमता होती है वो चीज होती है, और दक्षता को यहाँ पर हम परसेंट में नापते हैं, किसमें, प्रतिशत में नापते हैं। ठीक है, देखिए किस प्रकार से। तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है, आप एक चीज ध्यान रखना, जो इनपुट दक्षता होती है आउटपुट दक्षता से हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, जो आउटपुट दक्षता होती है वो इनपुट दक्षता से हमेशा कम होती है, यानी कि यहां पर मैं लिख देता हूं, आउटपुट आउटपुट दक्षता हमेशा इनपुट दक्षता से कम होती है, इनपुट दक्षता से कम होती है। ठीक है, ये निशान बना, यानी कि इनपुट दक्षता हमेशा ज्यादा होती है। क्यों होती है, इसका कारण बता रहा हूं मैं आपको। देखिए ट्रांसफार्मर जो होते हैं लोड पर हो अन्यथा विदाउट लोड पर हो, परमानेंट 24 घंटे लाइन से जुड़े रहते हैं। ठीक है, लाइन से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो इसमें कई प्रकार की हानियां भी होती हैं। क्या होती हैं, हानियां भी होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, ताम्र हानि, आयरन लॉस, कॉपर लॉस, स्ट्रे लॉस, कई प्रकार की हानियां होती हैं। लेकिन यहाँ पर ताम्र हानि और आयरन हानि जो होती है वो परमानेंट रखी जाती है, यानी कि ट्रांसफार्मर लोड पर जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, उसके अंदर तांबे के या ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि और लोह हानि तो होती है। ताम्र हानि कब होती है, जब उसको लोड पे जोड़ दिया जाता है, उससे पहले भी कुछ मात्रा में हानि होती है। और लोह हानि जो होती है वो उसकी कोर की हानि होती है, जो परमानेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ताम्र हानि और लोह हानि को परमानेंट रखा गया है। ठीक है, ताम्र हानि और लोह हानि, ठीक है, इस सूत्र में इसका प्रयोग भी हम करेंगे। इनको हम परमानेंट माना जाता है। क्या माने जाते हैं, ये दोनों परमानेंट हानियां ट्रांसफार्मर के अंदर होती है। बाकी स्ट्रे लॉस जो होता है, ठीक है, फ्रिक्शन लॉस जो होता है, और ये स्ट्रे लॉस जो मैंने बताया था आपको, वो कम मात्रा में होता है, इसलिए उनको नगण्य माना जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता जो आउटपुट शक्ति है ना, जो हमें आउटपुट पे प्राप्त हुआ, मान के चलिए यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, इसकी ये 2 कोर है। ठीक है, ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। ठीक है, तो जो इनपुट पावर होगी वो आउटपुट पावर से हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ लॉसेस हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर मान के लिए मैंने 1 एम्पियर की विद्युत धारा इनपुट में दी, मुझे आउटपुट में 0.99 एम्पियर यानी कि 0.01% जो हानि हो रही है वो इस लॉस के कारण हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी आउटपुट क्षमता और इनपुट क्षमता या इनपुट शक्ति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। इसे हम नीटा, इस प्रकार से एक एन करके होता है, इसे दर्शाते हैं। इसमें देखिए सूत्र कैसा होता है इसका, आउटपुट शक्ति बटे में इनपुट शक्ति इंटू 100, ये हमारा होता है सूत्र दक्षता का। ठीक है, ये सूत्र हमारा काय का होता है, दक्षता का होता है। ये नॉर्मल अगर ट्रांसफार्मर है तो, ठीक है, नॉर्मल अगर ट्रांसफार्मर है, आदर्श ट्रांसफार्मर है, तो उसके लिए सूत्र कार्य करेगा। अगला सूत्र होता है जब जहां मैं हानियों की बात कर लूं, किसकी बात कर लेता हूं, हानि। देखिए जो हमारा आउटपुट शक्ति होगी, देखिए आउटपुट शक्ति जो होगी बटे में ये इनपुट शक्ति में क्या जुड़ जाएगा, हानियां भी जुड़ जाएंगी। क्या जुड़ जाएंगी, हानियां। ये हमारे नॉर्मल ट्रांसफार्मर्स में ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर नहीं होता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ हानियां जरूर होती है। तो यहाँ पर हानियां कौन कौन सी ले लूंगा मैं, यहाँ पर हानियों का मतलब हो गया ताम्र हानि और लोह हानि, ये 2 प्रकार की हानियां इसमें जुड़ जाती हैं। तीसरा हमारा एक पावर फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जो उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे देखिए इनपुट शक्ति जो होती है वो आउटपुट शक्ति और हानियों का ही यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, तो इनपुट शक्ति के स्थान पर मैं यहाँ पर आउटपुट शक्ति भी रख सकता हूँ, आउटपुट शक्ति भी यहाँ पर रख सकता हूँ, क्योंकि इसका मान क्या होता है, इनपुट शक्ति का मान होता है आउटपुट शक्ति और हानियों के मान का योग कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिए पावर फैक्टर की बात करूंगा तो तीसरे नंबर की मेरी जो सूत्र बनेगा वो कौन सा बनेगा, आउटपुट शक्ति और इनटू पावर फैक्टर, क्या आएगा, पावर फैक्टर, जब ये लोड पर जुड़ चुका है अब। ठीक है, बटे में इनपुट शक्ति की जगह मैं यहां पर रख दूंगा आउटपुट शक्ति इनटू पावर फैक्टर,
पावर फैक्टर प्लस हानियां कौन सी, ताम्र हानि प्लस लोह हानि। ये अगर एग्जाम में तीनों में से कोई सा भी सूत्र अगर आ जाए तो ये तीनों सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है। पहला सूत्र सीधा सीधा है आउटपुट शक्ति बटे इनपुट शक्ति इंटू 100। दूसरा जो हमारा सूत्र होगा वो बनेगा ईटा इजिकल टू आउटपुट शक्ति बटे इनपुट शक्ति, भूल जाइए यहाँ पर आउटपुट शक्ति प्लस हानियां, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। तीसरा सूत्र हमारा बनेगा आउटपुट शक्ति इंटू पावर फैक्टर बटे में आउटपुट शक्ति इंटू पावर फैक्टर प्लस ताम्र हानि प्लस लोह हानि, ठीक है, इंटू इस प्रकार से इसको कोष्टक में बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो आउटपुट शक्ति हम काय में नापते हैं, तो हमारा मुख्य जो सूत्र बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, आप देखिए मुख्य सूत्र अगर इन सभी को हम मिला दें तो यहाँ पर सूत्र मेरा बन जाएगा ईटा इजिकल टू केवीए, क्योंकि शक्ति काय में नापते हैं हम, केवीए में ट्रांसफार्मर, केवीए आउटपुट प्लस इंटू कोस फाई बटे में केवीए आउटपुट इंटू कोस फाई, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्लस का निशान लगा के कोष्टक में क्या कर दिएगा, ताम्र हानि यानी कि W वाट में नापते हैं, आयरन ताम्र हानि यानी कॉपर लॉस तो WC प्लस WI यानी आयरन लॉस, ठीक है। तो मेन सूत्र हमारा ये भी एक बन जाता है। अगर केवीए यहाँ पर आउटपुट शक्ति इंटू कोस फाई इंटू में यहाँ पर 100 भी लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। अधिकतर क्या होता है एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर क्या था, तो आपको ये चीज यहाँ बिल्कुल माइंड से आप बिल्कुल फ्री होइए और इस सूत्र को याद करिए, नीटा इजिकल टू आउटपुट शक्ति बटे इनपुट शक्ति इंटू 100। ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर की दक्षता। अगर हानियों की बात करूंगा तो आउटपुट शक्ति बटे आउटपुट शक्ति इंटू प्लस हानियां इंटू 100, ठीक है। तो हानियां मेरी कौन कौन सी हो गई, आउटपुट शक्ति इंटू पावर फैक्टर की बात कर लूं, आउटपुट शक्ति इंटू पावर फैक्टर, ठीक है, इंटू यहाँ पर 100 अपॉन में आउटपुट शक्ति इंटू पावर फैक्टर प्लस हानियों की जगह मैंने क्या रख दिया, ताम्र हानि प्लस लोह हानि। तो मेरा सूत्र क्या बन गया, केवीए। यहाँ पर यह शक्ति किसमें नापता हूं मैं, ट्रांसफार्मर की, केवीए में, ठीक है, ना कि किलोवाट में। वाट में तो ये नापते हैं क्षतियां, ठीक है। ये इसकी ट्रांसफार्मर की जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होगी या आउटपुट शक्ति होगी उसको मैं केवीए में नापूंगा। ट्रांसफार्मर हो अल्टरनेटर हो उसकी काय में नापते हैं, केवीए में नापते हैं, ठीक है। केवीए और बॉटम में आउटपुट लिख दिया इंटू कोस फाई, पावर फैक्टर क्या होता है कोस फाई, ठीक है। केवीए आउटपुट इंटू यहाँ पावर फैक्टर कोस फाई, और हानि ताम्र हानि है तो यहाँ पे कॉपर लॉस WC और आयरन लॉस है तो आयरन का IWI, ठीक है, और इंटू में 100। ये सूत्र भी यहाँ पर आपको याद करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र ये होता है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मरों के अंदर जो वाइंडिंग्स होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, उनके कनेक्शनों के बारे में कि उनके अंदर जो कनेक्शन होते हैं वो किस प्रकार के कनेक्शन करे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। देखिए विशेषकर क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें दो प्रकार के कनेक्शन होते हैं, एक होते हैं कनेक्शन स्टार, एक होता है डेल्टा, ठीक है। स्टार कनेक्शन जैसे क्या होता है, जो तीनों वाइंडिंग होती है उनको किन्हीं भी एक पॉइंट पर उनके एक बिंदु को यहाँ पर जोड़कर यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर निकाला जाता है, काय में, स्टार में, ठीक है। लेकिन डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा में हमें स्टार पॉइंट यहाँ पर नहीं मिलता, यानी कि न्यूट्रल नहीं मिलता, इसमें न्यूट्रल की उपस्थिति होती है, ठीक है। तो देखिए हम अब बात करेंगे यहाँ पर ट्रांसफार्मरों के कनेक्शन कितने प्रकार के हम लोग कर सकते हैं उसमें वाइंडिंग में, और किस प्रकार के कनेक्शन में किस लोड में हमें कौन सा कनेक्शन करना चाहिए जिससे कि वो लोड वहां पर चल सके, और कौन से ट्रांसफार्मर में कौन सा कनेक्शन वहां पे हमें करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टार स्टार कनेक्शन, ठीक है। स्टार स्टार कनेक्शन को वाई वाई कनेक्शन भी कहते हैं। कौन सा कनेक्शन, इस प्रकार से वाई वाई कनेक्शन भी कहा जाता है, ठीक है, वाई वाई कनेक्शन भी इनको कहते हैं। तो अब देखिए स्टार कनेक्शन किस प्रकार से होता है, जब प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है। देखिए मान के चलिए प्राइमरी में कितनी वाइंडिंग होती है, 3 वाइंडिंग, ठीक है। ये अपनी पहली वाइंडिंग हो गई, ठीक है, ये मेरी दूसरी वाइंडिंग हो गई, और यहां पे हो जाएगी मेरी तीसरी वाइंडिंग। हो गया वाई आकार का, ठीक है। यहां पर ये जो तीनों पॉइंट यहां पर मिल जाते हैं, ठीक है, कहां मिल गए ये तीनों पॉइंट, यहां पर। यानी कि इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग के तीनों सिरों को, ठीक है, इसमें वाइंडिंग के प्राइमरी है ना, प्राइमरी वाइंडिंग के जो प्रथम सिरे होंगे, जो पहले सिरे होंगे, उन तीनों सिरों को एक ही बिंदु पर यहाँ पर जोड़ करके यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट निकाला जाता है, और ये बचे हुए तीनों को, जो तीनों टर्मिनल होंगे, इनको हम क्या करते हैं, स्रोत के साथ जोड़ देते हैं। यानी कि यहाँ पे फेस है L1, L2 और L3 जोड़ दिया। ये हो गई हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, इसको लिख देता हूं मैं प्राइमरी। अब अभी तो बची है ना सेकेंडरी वाइंडिंग बची है अभी तो, ये तो प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्शन हुआ है,
वाई वाई कनेक्शन क्या स्टार स्टार कनेक्शन हो गया, ये प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्शन हो गया। सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्शन कैसे होंगे आप बताइए, सेम टू सेम ऐसे ही होंगे, क्या होंगे, सेम बिल्कुल ऐसे ही होंगे, ठीक है। देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग के, देखिए पहली वाली वाइंडिंग मेरी ये हो गई सेकेंडरी में, यहाँ आ गए सेकेंडरी, दूसरी वाली वाइंडिंग ये हो गई, ठीक है, और तीसरी वाली वाइंडिंग ये वाली हो गई। यहाँ पर भी एक न्यूट्रल पॉइंट निकाला जाता है, ये न्यूट्रल पॉइंट निकल गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक न्यूट्रल पॉइंट निकल गया, इसको भी इसी प्रकार से क्या क्या किया जाता है, L1 L2 और L3 से जोड़ दिया जाता है, L1 L2 L3। यह हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग हो गई, सेकेंडरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूट्रल पॉइंट निकलता है, देखिए पहले क्या किया जाता है, इस न्यूट्रल पॉइंट को यहाँ पर ग्राउंड किया जाता है, यानी कि अर्थ किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखना, यहाँ पर इसको अर्थ भी करना जरूरी होता है, ठीक है। इसके बाद में क्या किया जाता है, इन दोनों न्यूट्रल पॉइंटों को यहाँ पर मिला लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मिलाकर हमें आउटपुट में, देखिए इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि हमें यहाँ पर सिंगल फेज सप्लाई भी प्राप्त हो जाती है, क्या होती है, 3 फेज सप्लाई के साथ साथ सिंगल फेज सप्लाई भी प्राप्त, यानी कि संतुलित और असंतुलित दोनों प्रकार का लोड हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। हमारे घरों के बाहर जो सड़कों के किनारे किनारे जो ट्रांसफार्मर रखे होते हैं, उन ट्रांसफार्मर में अधिकतर स्टार स्टार कनेक्शन ही वहां पर दिया जाता है, जिससे कि हम वहां पर क्या सिंगल फेज और 3 फेज दोनों प्रकार की हम वहां पर सप्लाई आउटपुट में प्राप्त कर सकते हैं इस न्यूट्रल पॉइंट के कारण, ठीक है। ये न्यूट्रल पॉइंट का होना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। वो थोड़ी बहुत ज्यादा गहरी बात हो जाती है, वो एक इंजीनियरिंग लेवल की बात है कि ये न्यूट्रल का पॉइंट और क्यों प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तीसरी एक वाइंडिंग होती है, उस वाइंडिंग को बहने के लिए रास्ता प्रदान करने के लिए रिटर्न में जब सप्लाई वहां से जाती है तो न्यूट्रल पॉइंट वहां पर बहुत काम आता है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि न्यूट्रल पॉइंट हमें यहाँ पर संतुलित और असंतुलित दोनों प्रकार के लोड देने में सुविधा प्रदान करता है, इसलिए यहाँ पर स्टार कनेक्शन यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होता है स्टार स्टार कनेक्शन, जहां पर प्राइमरी वाइंडिंग के जो वाइंडिंग होती है उनके पहले सिरों को एक पॉइंट पर जोड़ दिया जाता है और दूसरे सिरों को यहाँ पर स्रोत के साथ, यानी कि इनकमिंग में जोड़ दिया, इनकमिंग में जोड़ दिया। और यहाँ पर जो सेकेंडरी वाइंडिंग जहां से हम लोड लेते हैं, उसमें भी वाइंडिंग के यहाँ पर जो टर्मिनल होते हैं इनको एक जगह जोड़ दिया जाता है और बाकी जो 3 टर्मिनल बचते हैं उनसे हम लोड वहां पर ले लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या मिलता है, यहाँ पर 3 फेज सप्लाई मिल जाती है, यानी कि L1 यानी कि आर वाई बी और न्यूट्रल, ठीक है, 3 फेज और एक न्यूट्रल मिलता है। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, जहां पर हमें क्या होता है, उच्च वोल्टेज के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, उच्च आउटपुट शक्ति भी प्रदान हो जाती है, ठीक है, अलग अलग फेजों के ऊपर, ठीक है। तो स्टार, देखिए स्टार कनेक्शन में एक चीज आप थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, हम हालांकि वाइंडिंग के बारे में वहां पर पढ़ेंगे कि स्टार डेल्टा वाइंडिंग में किस प्रकार से फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज होता है। तो इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पर जो लाइन धारा होती है वो जो फेज धारा के बराबर होती है, क्या होती है, इस लाइन की धारा होती है वो फेज धारा के बराबर होती है, और जो लाइन का वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज के √3 गुना होता है, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए थोड़ा सा, ये आप ध्यान रखना। स्टार कनेक्शन में क्या होता है, लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है और लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के √3 गुना होता है, ठीक है। चलिए इसके ये जो चीज कहाँ से आई, कैसे आई √3, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। जब वाइंडिंग्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, उस वाइंडिंग वाले में हम पढ़ेंगे कि स्टार डेल्टा वाइंडिंग किस प्रकार से कनेक्शन वहां पर किए जाते हैं, और इसमें भी मैं आगे बताऊंगा कि यहाँ पर स्टार डेल्टा 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 स्टार डेल्टा किस प्रकार से और कनेक्शन यहाँ पर किए जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के कनेक्शन में स्टार स्टार कनेक्शन हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रकार के कनेक्शन के बारे में। अब बात करते हैं हम स्टार डेल्टा कनेक्शन। देखिए ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं स्टार डेल्टा प्रकार के, ये सामान्यतः स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। कौन से, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं, ठीक है। इनका उपयोग वहां पर किया जाता है जहां पर हमें निम्न वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इसमें जो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से होता है, इसमें जो प्राइमरी, यहाँ पर स्टार का मतलब ये हो गया, जिसका नाम पहले आ गया ना, इसका मतलब ये हो गया वो प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, जिसका नाम बाद में आ गया वो क्या हो गया, हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग किस में से होगी, स्टार में, और स्टार में किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से बताया था मैंने स्टार वाइंडिंग का, ठीक है। इस प्रकार से हमारी स्टार वाइंडिंग होगी, यानी कि यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट हमें प्राप्त होता है, ठीक है। ये हमारा जो होता है L1 L2 L3 हो जाता है, L1 L2 L3। अब ये तो हो गई स्टार में प्राइमरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग को डेल्टा में संयोजित करना है, तो डेल्टा में कैसे करेंगे, देखिए डेल्टा का मतलब ये होता है कि इस प्रकार से हमने वाइंडिंग को किया, इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, देखिए इस प्रकार से ये, और यहाँ पर ये इस प्रकार से वाइंडिंग को कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर तीनों जो बिंदु होते हैं वाइंडिंग्स के, उन
तीनों बिंदुओं को एक पॉइंट पर, यहाँ पर दो, यानी कि पहली कॉइल का अंतिम सिरा दूसरी कॉइल के प्रथम सिरे से और दूसरी कॉइल का अंतिम सिरा पहली कॉइल के द्वितीय सिरे से जुड़ा होता है और यहाँ पर हमें आर वाई बी प्राप्त होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई न्यूट्रल बिंदु नहीं होता है, यानी कि ये जहां पर कम करंट की आवश्यकता होती है ना, मैं आउटपुट अधिक करंट की सॉरी जहां पर अधिक करंट की आवश्यकता होती है वहां पर ये डेल्टा कनेक्शन काम आता है, यानी कि ये वोल्टेज को क्या करता है, डाउन कर देता है और करंट को बढ़ा देता है। ये हमने पहले बताया था, जहां पर वोल्टेज डाउन हुई वहां पर करंट का मान बढ़ जाता है। तो ये स्टार और डेल्टा कनेक्शन कहां प्रयोग किए जाते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इनका प्रयोग किया जाता है। जहां इसमें देखिए न्यूट्रल पॉइंट भी मिलता है, यहाँ पर जहां पे न्यूट्रल पॉइंट जहां मिलता है वहां पे हमें ग्राउंड शॉक जो होता है ना, जो कार्य करने के लिए, मरम्मत कार्य करने के लिए, वहां पर हमें इससे सुरक्षा भी, ग्राउंड प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। ठीक है, स्टार कनेक्शन में हमेशा न्यूट्रल पॉइंट होता है, डेल्टा कनेक्शन में किसी प्रकार का कोई यहाँ पर जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है वो नहीं होता है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें उच्च करंट जहां पर आवश्यकता होती है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। ये चीजें भी आप नोट कर लेना, उच्च करंट और कम वोल्टेज जहां चाहिए होता है वहां पर हम स्टार डेल्टा में संयोजन कर देते हैं उन वाइंडिंग्स का, तो वो हमारा स्टार डेल्टा कनेक्शन ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, कौन सा कनेक्शन आने वाला है हमारा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगला कनेक्शन हमारा डेल्टा स्टार कनेक्शन। देखिए, डेल्टा स्टार कनेक्शन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जहां पर हमें वोल्टेज को या तो स्टेप अप करना हो या स्टेप डाउन करना हो वहां पर, यानी कि हमारे जो सड़कों किनारे ट्रांसफार्मर रखे होते हैं ना, वो डेल्टा स्टार में भी संयोजित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अधिकतर डेल्टा स्टार में ही कनेक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें न्यूट्रल पॉइंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, डेल्टा स्टार का मतलब ये होगा जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी, देखिए यहाँ पर पहला नाम लिखा मतलब प्राइमरी वाइंडिंग मेरी काय में डेल्टा में संयोजित होगी इस प्रकार से। ठीक है, काय में होगी, डेल्टा में संयोजित होगी। ठीक है, और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में संयोजित होगी इस प्रकार से, यहां से न्यूट्रल पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, आर वाई बी। ठीक है, ये L1 L2 L3 में, यहाँ पर L1 L2 और L3। देखिए, इस प्रकार का जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर कहलाता है, जिसमें क्या होता है, देखो डेल्टा पहली जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो डेल्टा में संयोजित होती है, दूसरी वाइंडिंग जो होती है सेकेंडरी वाइंडिंग वो स्टार में संयोजित होती है। ठीक है, इसका प्रयोग देखिए हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यानी कि वितरण ट्रांसफार्मर में इनका प्रयोग किया था, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अधिकतर खास तौर पर तो इसका उपयोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मरों में ही किया जाता है, क्योंकि वहां पर हमें न्यूट्रल की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम 3 फेज और सिंगल फेज सप्लाई वहां पर ले सकते हैं अलग अलग पावर के लिए। ठीक है, जो संतुलित और असंतुलित दोनों प्रकार के लोड के लिए हमें यहाँ पर कार्य आ जाती है, उसको हम कहते हैं यहाँ पर डेल्टा स्टार कनेक्शन ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम। अगला आता है हमारा डेल्टा कनेक्शन। देखिए, इस प्रकार के कनेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे दोनों ही वाइंडिंग किसमें संयोजित होती है, डेल्टा में। हमने स्टार भी पढ़ा, स्टार डेल्टा भी पढ़ा, डेल्टा स्टार भी पढ़ा और डेल्टा भी अब हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से तीनों वाइंडिंगों को यहाँ पर किया जाता है। डेल्टा में आपको बता चुका हूँ इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, ये देखिए आप इस प्रकार से आपने वाइंडिंग कर ली यहाँ पर। अब इसका कुल मिलाकर आपने को यहाँ पर इनके अनुप्रयोग पता होना चाहिए कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, आपको पता चल गया कि भाई स्टार वाइंडिंग में न्यूट्रल पॉइंट होता है, ये सभी को पता रहता है, लेकिन इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग आखिर किया कहाँ जाता है, ये भी तो हमें पता हो। ठीक है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं है तो भैया यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज का मान क्या होगा, कम होगा, अधिक करंट होगी। ठीक है, डेल्टा जहां पर आ गया समझ लीजिए वहां पर क्या है, स्टेप डाउन हो गया, मतलब वोल्टेज का मान यहाँ पर कम हो जाता है और शक्ति का मान यानी कि धारा का मान बढ़ जाता है, यानी कि निम्न वोल्टेज पर उच्च शक्ति प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। जहां पर हमें वोल्टेज कम चाहिए है लेकिन आउटपुट शक्ति का मान बढ़ाना है, तो वहां पर आप डेल्टा कनेक्शन कर दीजिए, तो आपको वहां पर शक्ति का मान अधिक मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वहां पर होता है हमारे डेल्टा कनेक्शन वाले ट्रांसफार्मर। अब हम एक ऐसी वाइंडिंग के बारे में चर्चा करेंगे जिसका जो उपयोग होता है वो स्टार संयोजन प्रकार के जो ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे, वो जो होते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेप अप। उनमें क्या होता है, कभी कभी जो न्यूट्रल पॉइंट निकलते हैं ना, वो न्यूट्रल पॉइंट स्थिर नहीं होता है। ठीक है, उसको स्थिर करने के लिए हम उन दो वाइंडिंगों के बीच में
एक डेल्टा संयोजित टर्शियरी वाइंडिंग, इसको टेरिटरी वाइंडिंग भी या तृतीयक वाइंडिंग भी कहा जाता है। वो कैसे करते हैं देखिए, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर मान के चलिए स्टार स्टार यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। ये हमने यहाँ पर कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है, L1 L2 L3, ठीक है, L1 L2 और L3। यहाँ से जो न्यूट्रल पॉइंट निकलते हैं ना, ये न्यूट्रल पॉइंट, ये न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, कभी कभी स्थिर नहीं रहते हैं, ठीक है। अगर इनमें क्या होता है, लोड अगर संयोजित किया जाता है अतिरिक्त लोड, तो ये न्यूट्रल जो होते हैं ये खिसक जाते हैं। खिसकने का मतलब ये होता है ये लीकेज हो जाते हैं, पूरी तरह से कार्य नहीं करते हैं। इसके लिए क्या होता है, इन दोनों वाइंडिंग के बीच में एक डेल्टा संयोजित, ठीक है, एक डेल्टा वाइंडिंग की जाती है इस प्रकार से। ये इस प्रकार से यहाँ पर एक डेल्टा वाइंडिंग यहाँ पर की जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जिससे जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो हमारा स्थिर अवस्था में आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये वाइंडिंग यहाँ पर जुड़ी होती है। इस प्रकार से एक वाइंडिंग की जाती है डेल्टा, जिसको हम बोलते हैं टर्शियरी वाइंडिंग। अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किसी भी स्टार स्टार संयोजन, और याद रखना ये सिर्फ की जाती है स्टार स्टार संयोजन में, स्टार स्टार ट्रांसफार्मर में ही किया जाता है, ठीक है। स्टार स्टार संयोजित ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल पॉइंट को स्थिर रखने के लिए कौन सी वाइंडिंग की जाती है, टर्शियरी वाइंडिंग की जाती है, जिसका मुख्य कार्य होता है न्यूट्रल पॉइंट को स्थिर रखना। जैसे ही इसमें मैं अनुवांशित या कोई भी दूसरा लोड इसमें जोड़ता हूं, तो वो जो लोड होता है वो इस वाइंडिंग के माध्यम से चला जाता है, जिससे क्या होता है, मेरा ये जो न्यूट्रल होता है वो स्थिर हो जाता है। जो एक्स्ट्रा जो लोड बचता है वो इस वाइंडिंग में चला, ये एक ऑक्सिलरी के रूप में कार्य करती है। ऑक्सिलरी है ना, जैसे हम जो मोटर वगैरह पढ़ेंगे हम आगे, उसमें ऑक्सिलरी पोल होते हैं, ठीक है, जो सहायक पोलों का कार्य करते हैं। उसी प्रकार से ये वाइंडिंग भी क्या होती है, ट्रांसफार्मर के अंदर सहायक वाइंडिंग के रूप में कार्य करती है। हो गए थे हमारे 3 फेज कनेक्शन वाले, जिसमें हम 3 फेज इनपुट सप्लाई और 4 वायर बाहर लेते थे, 3 फेज लेते थे, 3 फेज देते थे। लेकिन यहाँ पर हमें अगर 2 फेज की आवश्यकता हो तो क्या करेंगे, एक ऐसा ट्रांसफार्मर प्रयोग करेंगे जिसमें 2 फेज की वाइंडिंग, ठीक है, 3 फेज की वाइंडिंग ना हो। क्योंकि कहीं कहीं पर जहां पर खेतों में क्या होता है, 2 फेज की मोटर किसान लोग चलाते हैं, तो वहां पर अगर उन्हें प्राइवेट अपना ट्रांसफार्मर रखवाना है तो 2 फेज के ट्रांसफार्मर भी आते हैं, जिनको हम कहते हैं वीवी कनेक्शन। क्या बोलते हैं, वीवी संयोजन ट्रांसफार्मर। इनको हम ओपन डेल्टा संयोजन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ओपन डेल्टा संयोजन। ये प्रायः 2 फेज में यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। अधिकतर क्या होता है, इनको 2 फेज में प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार से प्राइमरी वाइंडिंग 3 ना होकर के कितनी होती है, सिर्फ 2 होती है, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से होती है यहाँ पर ये वाइंडिंग है। इनका प्रयोग देखिए वीवी कनेक्शन में, ये भी इस प्रकार से सेकेंडरी वाइंडिंग भी कितनी होगी, इस प्रकार से होगी, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट मिल जाएगा और यहाँ पर ये RYB। अब देखिए इस प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है ना, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर जो मेन ट्रांसफार्मर होता है हमारा डेल्टा डेल्टा संयोजन वाला ट्रांसफार्मर होता है ना, इसमें जो वाइंडिंग होती है उनकी टर्न्स की संख्या उस जो मेन ट्रांसफार्मर होता है हमारा 3 फेज डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर के टर्न्स की संख्या से 58% मात्र इसमें टर्न्स होते हैं। यानी कि कुल मिला के उसमें अगर 100 टर्न है तो इनकी वाइंडिंग में 50-50 टर्न्स होते हैं। और ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये हमारा निम्न वोल्टेज पर, किस पर, निम्न वोल्टेज पर निम्न शक्ति, ठीक है, निम्न आउटपुट शक्ति प्राप्त करने, जहां पर कम शक्ति की आवश्यकता होती है और कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, वहां पर हम इस प्रकार के वीवी संयोजन का प्रयोग करते हैं। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम में एक तरह पूछ लिया जाता है कि जहां पर निम्न वोल्टेज और निम्न शक्ति की, आउटपुट शक्ति की आवश्यकता होती है, वहां पर किस प्रकार के ट्रांसफार्मर प्रयोग किया। अगर ऑप्शन में वीवी संयोजन आ जाता है तो आपको इस प्रकार का यहाँ पर ध्यान रखना है कि वीवी संयोजन जो होता है वो निम्न वोल्टेज पर निम्न आउटपुट शक्ति प्राप्त करने के लिए उस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्कॉट कनेक्शन की। देखिए स्कॉट या टीटी कनेक्शन, ये आपको याद रखना है, स्कॉट और टीटी कनेक्शन क्या होता है। देखिए इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का या इस प्रकार के कनेक्शन का उपयोग हमको वहां करना होता है जहां हमें 2 फेज सप्लाई
की आवश्यकता होती है। यानी कि या तो 2 फेज को 3 फेज में बदल सकते हैं, या हम इसके विपरीत भी कर सकते हैं, 3 फेज को 2 फेज में ही बदलना जहां पर उचित होता है वहां पर इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। देखिए, यानी कि 3 फेज सप्लाई को 2 फेज में बदल लो, या 2 फेज सप्लाई को 3 फेज में भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसमें इस प्रकार की व्यवस्था होती है। देखिए, इसमें क्या क्या होता है, इसका उपयोग अधिकतर वहां किया जाता है जहां पर हमें 2 फेज की आवश्यकता हो। जैसे जो विद्युत भट्टियां होती है ना, वहां पर अधिकतर 2 फेज की आवश्यकता वहां पर पड़ती है उद्योगशालाओं में। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये एक मेन ट्रांसफार्मर, यहाँ पर मुख्य ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, ये हो गया मुख्य ट्रांसफार्मर। ये जो ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं हम टीजर ट्रांसफार्मर। ठीक है, कौन सा ट्रांसफार्मर बोलते हैं? टीजर ट्रांसफार्मर। ठीक है, देखिए किस प्रकार से होता है। यहाँ पर जो मुख्य ट्रांसफार्मर होता है, मुख्य ट्रांसफार्मर की के 2 टर्मिनल्स को, मुख्य ट्रांसफार्मर के 2 टर्मिनल्स को मेंस से संयोजित किया जाता है, और टीजर ट्रांसफार्मर के सिर्फ एक टर्मिनल को यहाँ पर मुख्य इनपुट 3 फेज सप्लाई में संयोजित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी मुख्य ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, या एक जो वाइंडिंग होती है, उसमें से एक सेंटर टैप्ड यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो होता है, वो टीजर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से कनेक्ट होता है सीधा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? 3 फेज यहाँ पर, और 4 वायर प्रणाली भी कहते हैं। 3 फेज 4 वायर, क्योंकि यहाँ पर लोड हम इन दोनों के बीच में भी संयोजित करते हैं, और इन दोनों के बीच में भी संयोजित किया जाता है। ठीक है, लोड यहाँ पर क्या डालते हैं हम? लोड डालते हैं। तो 2 फेज की सप्लाई के लिए भी उपयोग हो गया, और 3 फेज की सप्लाई के लिए भी उपयोग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, जिसमें से एक टेपिंग इस प्राइमरी वाइंडिंग में लगी होती है टीजर ट्रांसफार्मर की, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड दिया जाता है, इसकी भी सेकेंडरी वाइंडिंग में यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड दिया जाता है। प्राइमरी वाइंडिंग के 2 टर्मिनलों को इनकमिंग से, और टीजर ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग के एक सिरे को यहाँ पर इनकमिंग में संयोजित किया जाता है। इसको बोलते हैं हम टी कनेक्शन। ठीक है, टी कनेक्शन, स्कॉट कनेक्शन इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, यहाँ पर 3 फेज टू 2 फेज किया जाता है। ठीक है, 3 फेज टू 2 फेज कनेक्शन यहाँ पर होता है। ठीक है, उसको स्कॉट कनेक्शन भी कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, तो आपको अगर बोला जाए कि 3 फेज को 2 फेज में प्रचालित करने के लिए, या जहां पर 2 फेज की आवश्यकता होती है, वहां पर हमें किस प्रकार ट्रांसफार्मर उपयोग करना चाहिए, वो करना चाहिए हमें स्कॉट या टीटी कनेक्शन वाला ट्रांसफार्मर। इसमें जो यहाँ पर टीजर ट्रांसफार्मर होता है ना, इसकी जो वाइंडिंग होती है, मुख्य वाइंडिंग के 86% यहाँ पर की जाती है। कितना? 86% इसकी दक्षता कहलाती है। ठीक है, ये भी आपको ये चीज ध्यान रखना है। चलिए, ये हो गए हमारा ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस। जितने कनेक्शन हमने पढ़े हैं, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, डेल्टा डेल्टा, स्टार स्टार, और स्कॉट टीटी कनेक्शन या वीवी कनेक्शन, जिनको खुला डेल्टा कनेक्शन भी कहा जाता है, ओपन डेल्टा कनेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, वीवी कनेक्शन, टीटी कनेक्शन भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब बात करते हैं थोड़ा सा हम आगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर के प्रचालन की। देखिए, ट्रांसफार्मर लोड पर हो अथवा ना हो, वो 24 घंटे क्या होता है, सप्लाई से जुड़ा होता है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर की 2 कंडीशंस होती है। एक होती है उसको जब बिना लोड के संयोजित किया जाता हो, यानी कि वैसे ही रखा हो, उससे आउटपुट शक्ति किसी प्रकार की प्राप्त नहीं की जा रही हो। दूसरा जो उसका प्रचालन होता है, वो होता है लोड पर, यानी कि जब उससे हमें सप्लाई लेना होती है, यानी कि उसमें जब करंट का बहाव स्टार्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं लोड पर ट्रांसफार्मर। देखिए, दोनों ही कंडीशन में कुछ चीजें समान होती हैं, कुछ चीजें असमान होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नो लोड पर ट्रांसफार्मर जो होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज होती है, कौन से उसमें लॉस होते हैं, उसमें ईएमएफ कितना पैदा होता है, धारा कितनी पैदा होती है। देखिए, जब ट्रांसफार्मर जो होता है नो लोड पर ट्रांसफार्मर होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये ट्रांसफार्मर है, देखिए इसकी ये प्राइमरी वाइंडिंग और यहाँ पर ये सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, जब प्राइमरी वाइंडिंग में यहाँ पर जब सप्लाई दी जाती है, तो इसके इन जो सिरे होते हैं आउटपुट सेकेंडरी वाइंडिंग के, वो खुले रखे जाते हैं। खुले रखने का मतलब ये होगा, ये क्या होता है, एक प्रकार से ओपन सर्किट की भांति कार्य करता है। किसके भांति? एक खुले हुए परिपथ की भांति कार्य करता है। इस स्थिति में क्या होता है, देखिए इस स्थिति में इस ट्रांसफार्मर में से किसी प्रकार की कोई भी धारा यहाँ पर प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर ट्रांसफार्मर किसी भी रूप में लोड से संयोजित नहीं है, तो उसमें सिर्फ क्या पैदा होगा, वहां पर ईएमएफ ही पैदा होगा। ठीक है, क्या पैदा होगा, ये यानी कि यहाँ पर प्राइमरी का वोल्टेज हो गया, और यहाँ पर सिर्फ सेकेंडरी का, यहाँ पर I2 की या फिर IS की मात्रा 0 रहेगी। ठीक है, देखिए अब इसमें होता क्या है, ईएमएफ पैदा हुआ। ठीक है, ईएमएफ से क्या होगा, यहाँ पर वो लोड पे हो या ना हो, कुछ मात्रा में इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखिए यहाँ पर वाइंडिंग्स जो होती है, इनमें रेजिस्टेंस होता है।
ठीक है, क्योंकि देखिए प्राइमरी के द्वारा जो ईएमएफ पैदा होगा वो सेकेंडरी में भी उसमें ईएमएफ पैदा करेगा, जिससे क्या होगा, इस पे जो आरोपित विद्युत वाहक बल है और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, सेल्फ इंडक्शन होता है क्योंकि इनमें सेल्फ इंडक्टेंस होगा, तो क्या होगा, जो जो इसमें आरोपित विद्युत वाहक बल है और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। कौन से होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे एक मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है और करंट इसमें बहने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जब एक जो करंट यहाँ पर बहता है ना, वो मात्र ये मान के चलिए अगर इस ट्रांसफार्मर की रेटिंग 100 एम्पियर की है तो लगभग इसका 2 से 5% करंट ही इसके अंदर बहता है। कितना बहता है, 2 से 5%। ये आप नोट कर लेना, ये एग्जाम में पूछ लिया आता है कि नो लोड पर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में बहने वाले करंट की मात्रा कितनी होती है, लगभग 2 से 5% होती है फुल लोड के, है ना, यानी फुल मतलब 100 एम्पियर के लोड से कनेक्ट कर दूं तो उसके 2 से 5% ही यहाँ पर धारा इसमें बहती है। अब देखिए ये धारा भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, जो आईएस धारा होती है ना, सेकेंडरी धारा होती है, वो होती है बहुत कम मात्रा में, क्योंकि देखिए ट्रांसफार्मर लोड पर हो अथवा बिना लोड पर हो, इसमें ताम्र हानि, मैंने आपको पहले बताया ताम्र हानि और लौह हानि को स्थिर रखा जाता है, इन दोनों को यहाँ पर स्थिर रखा जाता है। तो इन दोनों के लिए यहाँ पर इस धारा का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज तो वो जो धारा होगी वो क्या करेगी, वो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखने के लिए जरूरी है वो धारा। और दूसरा यहाँ पर देखिए ताम्र हानि तो नहीं होगी, बहुत नगण्य होगी, बहुत कम मात्रा में होगी, लेकिन लौह हानि होगी क्योंकि कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स चल रहा है इसी धारा के कारण। तो यहाँ पर देखिए ये जो दूसरी धारा होगी, ये धारा जो होगी ये हमारा जो लौह हानि होगी, कौन सी होगी, लौह हानि को कम करने के लिए जरूरी होती है, लौह हानि को कम करने के लिए आवश्यक होती है यहाँ पर ये धारा। ठीक है, इन दो तरह का ये प्रचालन करती है। तो इसमें जो यहाँ पर दोनों जो वोल्टेज प्राप्त होता है ये लगभग क्या होता है, एक इन फेज में होता है। किस में होता है, इन फेज में होता है। अगर इंडक्टिव सर्किट है तो क्या होगा, यहाँ पर धारा पीछे हो जाएगी और वोल्टेज हमारा आगे हो जाएगा, और अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो धारा आगे हो जाएगी, वोल्टेज यहाँ पर पीछे हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जब लोड से संयोजित नहीं करते हैं तो ये कंडीशन इस ट्रांसफार्मर में बनती है। ठीक है, धारा होती है लेकिन कम मात्रा में होती है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए और लौह हानियों को वहन करने के लिए वहां पर उस धारा की आवश्यकता होती है। ठीक है, नो लोड पर ट्रांसफार्मर के विषय में ये हो गया था हमारा नो लोड पर ट्रांसफार्मर का प्रचालन। अब आते हैं हम फुल लोड पर। देखिए फुल लोड में क्या होता है, इसमें जो वाइंडिंग के फ्लक्स होते हैं ना, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के, ये आपस में ही लड़ते रहते हैं अंदर। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर मान के चलिए ये कोर है, इसमें ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग। देखिए ये अब लोड से संयुक्त करूंगा मैं, यहाँ पर देखिए एसी का मैंने इनपुट दे दिया। ठीक है, एसी का यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, इनपुट दे दिया है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब मैंने इसको क्या किया है, लोड से संयोजित कर दिया है, यानी कि अब सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा का मान यहाँ पर बढ़ जाएगा, यानी कि धारा बहने लग जाएगी। अगर यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, पूरी कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब मैंने इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से लोड को संयोजित कर दिया तो इसमें धारा आईएस बहने लग गई। अब ये धारा आईएस क्या करेगी, इसका यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेगी सेकेंडरी वाइंडिंग का। ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, प्राइमरी में उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र या विस्थापित चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। ठीक है, अगर ये इस तरफ जा रहा है तो वो इस तरफ आएगा। इसकी प्रतिक्रिया के कारण क्या होगा, यहाँ पर जो प्राइमरी में इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है ना, उसका मान कम हो जाएगा। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर कैसे लड़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर धारा आईएस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, बढ़ने के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र इसमें पैदा हुआ, इस चुंबकीय क्षेत्र इसका विरोध कर दिया, इसका विरोध किया तो यहाँ पर प्राइमरी में वोल्टेज घट गई। अब प्राइमरी में वोल्टेज घट गई तो यहाँ पर प्राइमरी की धारा का मान बढ़ गया, धारा का मान बढ़ गया। अब देखिए जो इसने अभी किया था ना, धारा का मान यहाँ बढ़ने पर इसके साथ, अब ये इसके साथ करेगा, यानी कि यहाँ पर धारा का मान बढ़ा तो ये क्या करेगा, फिर ये इसके द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करेगा, जिससे इसकी फिर जो सेकेंडरी वोल्टेज घट जाएगी। ठीक है, सेकेंडरी का वोल्टेज घट जाएगा, यानी कि यही प्रतिक्रिया बार बार चलती रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर नो लोड पर जो ट्रांसफार्मर होता है, देखिए नो लोड से लेके फुल लोड पर
फुल लोड पर चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों ही कंडीशन में जो चुंबकीय फ्लक्स होता है या चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मान यहाँ पर समान होता है। क्या होता है? समान या बराबर होता है, ना घटता है ना बढ़ता है, क्योंकि दोनों ही, एक शेयर है तो एक सवा शेयर का यहाँ पर कार्य करता है। ये इसका विरोध करता है, ये इसका विरोध करता है, कभी इसकी धारा बढ़ जाती है, कभी इसकी धारा बढ़ जाती है, कभी इसका ईएमएफ कम हो जाता है, कभी इसका ईएमएफ कम हो जाता है। तो यानी कि नो लोड पर भी वही कंडीशन थी और नो लोड से फुल लोड पर आ गए तो भी वही कंडीशन हो रही है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर नो लोड से लेकर फुल लोड के बीच में जो भी प्रतिक्रिया होती है उसके अंतर्गत यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र नो लोड और फुल लोड पर दोनों पर ही चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान होता है। तो ये होता है अंतर नो लोड और फुल लोड। नो लोड बताया मैंने आपको, ये है फुल लोड पर ट्रांसफार्मरों का प्रचालन। दोस्तों ये था हमारा ट्रांसफार्मर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें हमने सभी प्रकार की वाइंडिंग्स, ट्रांसफार्मर के पूरे भाग, पूरी सुरक्षा युक्तियां, पूरी हानियां, सब कुछ इसमें हमने पढ़ लिया है। इस वीडियो को, इन दोनों पार्ट्स को, पहला पार्ट मैंने यूट्यूब में अपलोड कर दिया है और दूसरा पार्ट ये है जिसकी पहली पार्ट की लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में इसमें देख सकते हैं। इन दोनों पार्ट को आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, बुक उठाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसमें हर चीज को बिल्कुल एक्सप्लेन करके आपको बताया हुआ है। तभी जाकर के अगला जो पार्ट मैं बनाऊंगा इसका, जिसमें इससे संबंधित ट्रांसफार्मर संबंधित जो होंगी प्रश्नोत्तरी में वहां बनाऊंगा, उसको सॉल्व करने में आपको बहुत ही मजा आएगा और अच्छे से आप उसको सॉल्व भी कर पाएंगे। जब आप उसको सॉल्व कर पाएंगे तो आपकी आने वाली एग्जाम में भी आप उस प्रश्नोत्तरी को अच्छे से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक ऐसा चैप्टर होता है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर जिसके संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं से तो आते ही आते हैं। तो अब मैं इसकी प्रश्नोत्तरी जो है वो अपलोड कर दूंगा, उसको भी आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, उसका अध्ययन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, जिसमें हम आगे आप जो थ्योरी हमारी बढ़ेगी, कुछ मोटर्स अल्टरनेटर के बारे में भी अब हम पढ़ने वाले हैं, काफी डीपली अब हम जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को भी आप अच्छे से देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय भारत, जय हिंद।